अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। और खुशामदीद के साथ साथ ये जाता साल हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी यादें और बहुत सारे ऐसे मसाइल तोहफे में दिए जा रहे हैं जो कि शायद हमारी दुआ और हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले साल में ये सब चीज़ें ना हो। लेकिन बहरहाल आप सबको वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जिस तरह सर्दियों की आमद और सर्दियों का एक गुजरता हुआ काउंटडाउन शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो ये साल है 2024 इसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चंद घंटों बाद हम अगले दूसरे साल में पहुंच जाएंगे। कह लें कोई 40-48 घंटों में हम दूसरे साल में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन दूसरे साल में पहुंचने के लिए यानी 2024 से 2025 पर कदम रखते वक्त हमारी क्या हैसियत होगी, हम किस जगह पे खड़े होंगे, हम माशी लिहाज से, हम माशरती लिहाज से हम किस जगह पे खड़े होंगे, मुल्क में कितनी तरक्की हुई और मुल्क ने कितनी तरक्की की, क्या तरक्की का पैमाना वाकई ऐसा था कि हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं या तरक्की का पैमाना हमें तनज़्ज़ुली की जानिब लेके जा चुका है। लोग कहते हैं कि जी तरक्की तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जी तरक्की बहुत ऊपर आ गई है और उसने वो तमाम हदें पार कर ली हैं जहाँ पे कोई बिजनेस शुरू किया जाए तो वो ब्रेक इवन पे आ जाता है, जो मैंने सुना है। और ब्रेक इवन पे जब आता है तो फिर आप अपने खर्चे निकाल रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ब्रेक इवन तो अपनी जगह है लेकिन उसमें कर्जे शामिल नहीं है। तो अब ये जो माशी लिहाज से मुल्क किस तरफ गया और किस तरफ ठहरा और सियासी लिहाज से कितनी ताकत आई और इक़्तिसादी लिहाज से आज हम कहाँ पे खड़े हैं, बात तो हम इस पे करेंगे। लेकिन क्या हम अपने खुद बहैसियत कौम हम जहनी लिहाज से किसी काबिल हो चुके हैं? क्या हमने अपनी जहनी नशोनुमा की है? क्या हमने अपने आप को एजुकेट किया है? क्या हम तनज़्ज़ुली से तरक्की की जानिब रवा दवा हुए हैं या हम मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं? क्या हम बहैसियत कौम इस मुल्क में जहाँ पे ठहरे में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हमने, क्या कहीं पे हमने अपने आप को बेहतर इंसान बनाया? कुछ दुख मिले, कुछ यादें मिली, क्या उन गमों से उन तकलीफ़ों से निकल पाए हैं? इन सारी चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी पे, हमारी रूह पे होता है। लेकिन बहैसियत माशरा हम किस चीज़ और किस तकलीफ़ को जब हम घर से बहैसियत एज अ फ़र्द हम तकलीफ़ उठाते हैं तो फिर वो घर माशरा और कौम बन जाता है। तो क्या वो माशरे और कौम में वो फ्रस्ट्रेशन हमारी आई है बाहर और क्या उस फ्रस्ट्रेशन में मज़ीद इजाफा हुआ है या कहीं कमी हुई है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी हुसैन थेबो साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर एंकर पर्सन है और साथ ही साथ जिसको कहा जाए कि जो उनका एनालिसिस है वो बड़ा मज़े का एनालिसिस होता है। एनालिस्ट है, साथ के साथ उन्हें अभी एजाज़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। इसी पे बात भी करेंगे और उनको मुबारकबाद भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है हुसैन? सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जानिब से। आप इसका हक रखते हैं। देखें जी, हम सब लोग ना कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ बेटरमेंट करें, तो हम एजुकेशन सेक्टर में भी कर रहे होते हैं, हम सोशल सेक्टर में भी कर रहे होते हैं, हम आप जैसे लोगों से सीख भी रहे होते हैं। अरे क्या बात के ना करें तो बात ये है कि वो जो आप कर रहे होते हैं ना छोटे मोटे काम, तो उसका कोई ना कहीं काउंट डाउन हो रहा होता है और वो फिर अल्लाह ताला की और अपने पेरेंट्स की और अपने चाहने वालों की दुआएं भी साथ में होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात वही होती है दुआओं के साथ साथ आपकी मेहनत। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है ना कि आप घर सोए रहे हैं और आप कहें कि बस मुझे सुबह उठे और दुनिया बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत और मैंने जिस तरह से हमारे कायद ने कुछ दिन पहले उनकी जो है वो बर्थडे भी हुई तो कायद की, तो मैं ये उन्हीं की फार्मूले के तहत हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हम मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू जी। हम आगाज़ करें प्रोग्राम का 2024 के हवाले से। चंद घंटे गुजरेंगे, यानी आप ये समझ लें कि 48 घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे उसमें 2025 में, उससे भी कम घंटे रह गए अब तो मुझे से भी बताइए 2024 को 3-4 तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात, माशी हवाले से, सियासी हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से। सबसे पहले हम मईशत की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर 2024 में से क्या खोया और क्या पाया और क्या वाकई सस्टेन कर रहा है? देखिए जी, बात ये ना कि एक परसेप्शन से क्रिएट की जाती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकानमी सिचुएशन स्ट्रेंथन हो रही है वो दिखाई जा रही है। भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। जो दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपके यूएस में स्टॉक एक्सचेंज है, जो चाइना, वो इसी तरह से ही बिल्ट होते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हमने देखा 2024 में हुकूमत जो करंट गवर्नमेंट है उसकी अनथक जो मेहनत थी और उसके साथ साथ जो SIFC का प्रोजेक्ट है जिन्होंने बाहर से FDI भी लाए। मैं अभी हालिया इसी सिलसिले में काफ़ी ममालिक में भी हम गए तो देखें, हाँ हमारी जो महंगाई है वो
तकरीबन 24 महीने के बाद ये सिंगल डिजिट में आई है, जो आज के रेट के मुताबिक वो 6% है। ठीक है, आपके पास थोड़ी सी बात होगी, 6% शरह में कमी आई है और ये बात बड़ी जो हुकूमत है वो कह भी रही है और हमने अपने शोज भी किए इसके ऊपर, मंजर आम पे भी लेके आए, लेकिन आवाम कहती है उससे तो कहीं महंगाई में कमी नहीं दिख रही। देखिए बात ये ना कि आवाम के जो ये जो रेट आपको दिखाए जा रहे होते हैं ना, ये आपके आगे के इंडिकेटर्स होते हैं कि आदाब जो देते हैं। हाँ, आदाब जो देते हैं ना, ये आपके जो टारगेट सेट कर रहे होते हैं, ये आपके आगे की प्रेडिक्शन होती है कि अभी जो चीज़ें हैं आपकी वो स्मूथ लाइनिंग में हो गई हैं। इसका डेफिनेटली दुनिया का क्राइटेरिया है ना, ये कोई हम पाकिस्तान में बैठ के कोई किसी कोने में बैठ के ये तो नहीं बना रहे हैं ना भाई, इसमें इंटरनेशनल वॉच डॉग हैं, वो उसको पूरा देख रहे होते हैं, हम खुद तो कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे होते हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी हमें बता रहे हैं, इसके अलावा जो फॉरेन इकोनॉमिस्ट हैं, फॉरेन इकोनॉमिस्ट की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है। और जो 6% की जो बात आपने की है, बड़े बिल्कुल वाज़ेह बात है कि 6% की शरह में कमी आई है महंगाई में। अब जब हम बात इस हवाले से मईशत की करते हैं, कुछ हमारे होते हैं रिजर्व्स, कुछ हमारे होते हैं इधर सोना रखा उधर नोट छापे, कुछ हमारे होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जिसके ऊपर, तो आपको वहाँ पे कहाँ बेहतरी नजर आ रही है? मईशत की कुछ सीधा बातें जो मैं चाहती हूँ। अभी देखे जो रिजर्व थे ना हमारा, जब हमने 2024 का स्टार्ट लिया था तो उस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। हमारे पास टोटल $3 बिलियन थे जो बहुत ही कम तरीन सतह थे, और आज जो हम बैठे हुए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास $14 बिलियन हमारे रिजर्व्स हैं। उसके साथ साथ जो हमारी शरह सूद है उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कमी हुई है। प्रेडिक्शन ये है कि इस साल हम $40 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। हमने इंपोर्ट को पहले जो 2023 था उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कर्व किया था, 73 बिलियन से हम उसको 40 पे लाए थे। उससे क्या हुआ था कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो भी नेगेटिव में चली गई थी, क्योंकि आप जब बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए ये तो हम बातें करते हैं ना कि जी हमने चॉकलेट इंपोर्ट कर दी, चॉकलेट कितने होते हैं भाई, असल तो जो इंपोर्ट होता है वो तो आपकी मशीनरी आती है, मशीनरी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट भी बढ़नी चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट आपके वो आपको स्ट्रेंथन करती है। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो लास्ट में हमने वो कोई $28 बिलियन पे बंद किया था। अभी ये है कि इस साल जो फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा तो वो हम $40 बिलियन को हम टच करेंगे, जो एक ज़बरदस्त किस्म का सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इसके साथ साथ जो 2024 में सबसे बड़ा काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि हमने SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जो हमारे ये पाकिस्तान जो 60% लोग यूथ जो हमारा पाकिस्तानी लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, उसके तहत चोलिस्तान में, सिंध में, दूसरी जगहों पे हमने नए एवेन्यूज़ एग्रीकल्चर के क्रिएट किए हैं, जिसकी प्रोडक्शन ये है कि अगर ये हम सक्सेसफुली कर लेते हैं और इंशाल्लाह वो हम उसके बिल्कुल फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये $20 बिलियन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम एग्रीकल्चर से अर्न कर सकते हैं, जो हम 1 बिलियन और 2 बिलियन के लिए IMF के शराइत मानने के लिए उनके घुटने टेक रहे होते हैं कि जी हम जो आप बोलते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये हमारा एग्रीकल्चर में हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हमें यहाँ इस सेक्टर में से सिर्फ हमें $20 बिलियन मिलेंगे, इधर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो हमारी $40 बिलियन हो जाएगी। तो जो हमारा पहले बेसिकली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस था वही हमें ज़्यादा पैनिक देता था, क्योंकि वो हमने पैसे कहीं ना कहीं से करने होते थे, पर कहीं ना कहीं से क्या करना होता था, फिर हम IMF से लोन लेते थे। मेरे पास से आपने बड़ी अच्छी बात की। अब मुझे बताएं कि 2024 को जो चैलेंजेस थे जिसमें हमारी सियासी तब्दीलियाँ हुई, उसमें ऊपर नीचे जब आप सियासी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं तो आपकी मईशत पे असर पड़ता है। अब अगर आप पीछे से देखें तो मईशत कहाँ पे डिक्लाइन थी और 24 से उसको कितना घेरा, मैं मईशत की अभी बात करी, सियासत पे नहीं, कहाँ डिक्लाइन से मईशत ने उसको घेरा और मईशत का ये पहिया अगले 2025 में कहाँ पे खड़ा होगा। ये तो हम अभी 2024 के अहदाफ के ऊपर, और अहदाफ और फिर उस पर जो हमने हासिल किया, एक अहदाफ होते हैं जो आपने आगे तक रखे, टारगेट्स होते हैं आपके कि जी एंड तक जो है वो हम अचीव कर लेंगे। एक होता है कि आपका डेफिसिट में आप कहाँ गए, यानी आपने पीछे से क्या लिया 2023 से जो आपने लिया, क्योंकि सियासी तब्दीलियां भी हुई हैं, हुकूमत भी तब्दील हुई, फिर आपने इसका जो इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव आया तो 2025 में
आपको ये इम्पैक्ट कैसा नजर आएगा और कितना ऊपर, और उसके लिए क्या मेहनत करनी होगी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ ना, जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले भी बताया कि 2024 में हमारा इलेक्शन का साल था। अच्छा, इलेक्शन के साल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट, बहुत सारे ममालिक में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती है, होती नहीं है। वो इलेक्शन हो रहा होता है और वो गवर्नमेंट उसी सिमत से काम कर रही होती है, और वो फिर उनका लोग गिरबान भी पकड़ते हैं ना कि भाई आपने, और केयर टेकर को आपको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आते हैं, उनका काम होता है, वो कहते हैं जी हम तो इलेक्शन कराने के लिए आए हैं। तो इसमें फिर इकानमी को फोकस करना वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो भी बहुत दिन हो जाते हैं, अगर 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, उनके तो मजे आ गए। हाँ, 5 महीने की जी उनको तो मिल गई हुकूमत। हाँ जी, बिल्कुल। मईशत को और ढा दी। वो पता है क्या, आप ये 90 दिन और 120 दिन और ये गिनने में आते हैं, लेकिन अगर आप काउंट करते हैं ना तो वो साल का आधा साल चला जाता है। बिल्कुल। और वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट वाले आते हैं अच्छे होंगे, लेकिन वो अपने ज्यादा चक्करों में लगे रहते हैं, उनका फोकस जी हाँ, जितना कर लो तो बेहतर है। फोकस। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियन है, जाहिर बात है ये तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ये तो कल हमारे हल्के में आते हैं, हम इनको सवाल करते हैं, उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जब से हुकूमत आई है, इन्होंने दिन रात इस बात को फोकस में रखा है कि पाकिस्तान की इकानमी को किसी भी सूरत में बेहतर बनाया जाए। इसमें हमने देखा कि SIFC का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर साहब, वो आते हैं यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। देखिए, ये पाकिस्तान जितना उस्मा का है, उतना थेबो का है, उतना चीफ का है, उतना शहबाज शरीफ का है, उतना ये कैमरामैन का है। बिल्कुल। तो हम सबको फोकस करना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि जिसका पावर जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा करे। वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर मेहनत की। और हमने देखा कि जो हमारे बिजनेसमैन था, जिसका 2018 की हुकूमत के बाद थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, वो भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, नई इंडस्ट्री भी आई और हमारा एक्सपोर्ट भी बेहतरी में आया। एक सिर्फ मसला है इस वक्त जो हमारा एनर्जी का है, एनर्जी की जो कॉस्ट है हमारी वो 16 सेंट है, जो मुश्किल है उस पर सर्वाइवल करना। हिंदुस्तान में 6 सेंट पे होती है, बांग्लादेश में 8 सेंट। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, तो आप जब फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल में हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो $18 बिलियन है वो डेनिम का है। आप जीन्स की पैंट उठाते हैं, वो कॉस्टिंग करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं ना, तो बांग्लादेश अपने हिसाब से कर रहा होता है, उसकी जो एनर्जी की कॉस्ट होती है। इंडिया अपने चाइना से तो मुकाबला ही नहीं है, वो तो बहुत ही आगे है ना हमसे। तो उस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फोकस है। और मैं ख़ास तौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जिस तरह से IPPs के साथ एग्रीमेंट थे, उन्होंने उसको रिवाइज़ कराया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके तहत हमारी जो कैपेसिटी थी, हम 48,000 मेगावाट की हमने कैपेसिटी बना दी थी, जबकि हमारी जो नीड है वो इस वक्त 30 भी नहीं है। उन्होंने वो सारे IPPs के एग्रीमेंट्स रिवाइज किए, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट। आपको नहीं लगता कि IPPs को खत्म करना चाहिए कहीं ना कहीं? कर दिया ना, ये नहीं, सब तो नहीं खत्म हुई ना। देखिए उसमें क्या है, उसमें ये जो IPPs का लोड था ना, वो 1000 जो था वो पाकिस्तानी थे, ठीक है, वो उन सबको कर लिया। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि जो इंटरनेशनल हमारे मुआहदे हैं, ख़ास तौर पे हमारे साथ चाइना के साथ हैं और हमारे कुछ टर्की के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनको भी रिवाइज़ करने के लिए जा रहा है। भाई देखिए, आपसे हम बिजली ले ही नहीं रहे, आप हमसे कैपेसिटी चार्जेस पैसे ले रहे हैं, तो दिस इज़ अनफेयर ना। तो गवर्नमेंट इसको भी फोकस कर रही है। अगर ये एक सेक्टर भी ठीक हो गया तो हमारा एनर्जी का क्राइसिस ठीक हो जाएगा। बात करेंगे, लेकिन मुझे एक और चीज़ बताइएगा, आम आदमी जो जिस परेशानी का शिकार है, पानी नज़ारत, गैस के मसाइल, गैस भी नहीं है और बिजली, इतनी महंगी बिजली, इसके ऊपर इसको कंट्रोल करने के लिए आपने तो बिजली का तो बता दिया, तो अब मुझे बताएं 2025 आ रहा है, मियां शहबाज शरीफ आपने कहा कि जी बड़ा अच्छा काम करें, हम भी देख रहे हैं, हम भी बात करें, जहां बात अच्छाई की आती है, तारीफ की, वहाँ हम अपनी फौज को भी सलाम पेश करते हैं। जनरल आसिम मुनीर की भी बात करेंगे, और इन लोगों ने मुल्क को कंट्रोल करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है, जैसा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस बात की अदा करते हैं। मुझे ये बताइए कि आने वाला जो 2025 है उनमें इनकी क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए जिस पे फोकस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम बात मुल्क की तरक्की की करते हैं, फौरन ही तरक्की होने लगती है तो फौरन ही आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है, तो इनको जल्दी जल्दी अहदाफ लेने होंगे। आप मुझे बताएं किस तरह से आप इसको देखें? देखें, सबसे पहले तो ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही,
हाँ। अभी ये जो 2024 में हुकूमत आई है ना, इसने अपने 5 साल, इट इज़ माई ओपिनियन, ठीक, मैं वो कोई साइन करके नहीं रख के आया हूँ कि जी आपने चलना, लेकिन मैं एज एनालिस्ट, ठीक है जी, तो ये कहीं नहीं जा रही। ये 5 साल हुकूमत ने अपने जो भी टारगेट्स हैं वो पूरे करें। देखें, दूसरी बात ये है कि ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं ना, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, ठीक है, मैं वहाँ पे 15 दिन रहा। वहाँ पे मैं रोड पे जाके मुख्तलिफ लोगों से बात की, केप टाउन में। देखिए वहाँ पे क्या था, मैं एक होटल में जिसमें ठहरा हुआ था, उस होटल के बाहर एक स्विमिंग पूल था और वो ओपन था वहाँ पे इतना वो, तो मुझे किसी ने कहा कि ये मोबाइल इधर ना रखे। मैंने कहा क्यों? कह रहा है वो इधर जो वो काले हैं ना, वो आएंगे मोबाइल उठा कर लेके भाग जाएंगे। तो उनको भी थ्रेट था, मतलब ये छोटे मोटे मसाइल के, जो हमारे मुल्क में भी छोटे मोटे मसाइल हैं। तो देखिए ये मसाइल तो अमेरिका में भी बहुत, ये अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी हो रहे हैं, लंदन में भी हो रहे हैं, ये तो सब जगह हो रहे हैं। इनसे कतई नजर जो जिन मसाइल में हम घिरे हुए थे वो देखें। बाकी आते हैं जो हमारे मसाइल हैं कि हमारे बिजली के बिल सबसे बड़ा मसाइल थी, हमने उस पर भी अभी बात की कि वो जो अगर ये IPPs के एग्रीमेंट रिवाइज हो जाते हैं और हमारे रिसोर्सेज, जिस तरह से हमारे पास कोल है, हमारे पास विंड है, हमारे पास सोलर है, ये अगर हम इनको एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हमारे सारे मसाइल इसके तहत हल हो जाएंगे। आम आदमी की जो दूसरा मसाइल है वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है। वो असल बात ये, मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि आवाम को जो रिलीफ है ना, आवाम को कुछ भी ऊपर हो रहा है उनको इससे मतलब नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बड़ा एक छोटा सा एक तज्जिया दिया था कि जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ब्रेक इवन पे आ गई है, आप कर्जे हटा दे तो कुछ कमा नहीं रहे तो कुछ गवा भी नहीं रहे, कर्जे हटाते तो हम डिक्लाइन में चले जाते हैं। इसका इम्पैक्ट पूरे माशरे पे पड़ता है, पूरी कौम पे पड़ता है, मईशत पे पड़ता है। पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? हमने ये जो 6 का फिगर दिया ना कि जो 6 की शरह, ये तो वो फिगर है जो हप्पा जो आ रहा है ना उसकी फिगर दी है, लेकिन बेसिकली मसाइल का अंबार और गढ़ तो वही है। आम आदमी को फायदा क्या होता है कि नौजवान को नौकरी मिले, यही बात है ना, सियासी इस्तेकाम हो, मार कुटाइयाँ ना हो। अब आप देखें कि सिक्योरिटी का क्या लेवल रहा, अभी आपने इसी साल देख लिया होगा कुछ चाइनीज के साथ जो भी कुछ, और उसके बाद फिर चाइना ने जो भी कुछ। तो मुझे सिक्योरिटी के हवाले से बताएं, क्या बेहतरी की सहूलियात मिली है, क्या बेहतरी आई है? नौजवान के पास रोजगार नहीं है, ये सारी चीजों को तो बताएं ना आम आदमी इसको। मैं इसी पे आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी भाई, देखिए गवर्नमेंट की जॉब नहीं होती। हमारे यहाँ एक उल्टा कॉन्सेप्ट है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, हम टीचर बन जाएं, हम पटे वाले बन जाएं, हम सिपाही बन जाएं, घर बैठे रहें, तनख्वाह लें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपका प्राइवेट सेक्टर, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपके IT सेक्टर में ग्रोथ। इस वक्त हमारा जो पोटेंशियल है हमारे नौजवान का, वो $200 बिलियन का IT सेक्टर में ग्रोथ होगी कैसे? नेट हो तो ग्रोथ होगी ना करें हुसैन, देखिए ना करें। चलिए इसका जवाब दे दे। देखिए पसमानदगी का वो हाल है कि लगता है पत्थरों की दुनिया में आ गए। देखिए बात ये ना, ये जो चेक एंड बैलेंस है ना, क्या दुनिया में नहीं है? दुनिया में मगर इतना ऐसा नहीं होता। देखिए मुझे एक बात बताएं, जो बेचारा नौजवान ने थोड़ा सा IT का रुख किया है कि इसके ऊपर बिजनेस शुरू करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसको इंटरनेट मार रहा है। देखिए इंटरनेट मार रहा है, लेकिन अभी मैं आपको खुशखबरी भी दे रहा हूँ कि जो 5G का लेटेस्ट वर्जन है वो पाकिस्तान में इंटरनेट का आ जाए। फिर पैसे खर्च करें ना, सीधी बात है ना, फिर नोट गिराएं तो फिर 5G ले। हाँ, लेकिन वो आपको रियासत प्रोवाइड तो कर रही है ना। लेकिन जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है ना, क्या बरतानिया में नहीं हुआ? अभी हालिया बरतानिया में जो ये उस स्कूल के बच्चों के हुआ, उसके बाद बरतानिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसने किस तरह से ट्रीट किया। उन्होंने 24/7 365 डेज वीक उन्होंने पूरा वो उसको प्रोसिक्यूट किया। उस एरियाज में इंटरनेट तो क्या, लोगों का एक्सेस बंद किया। तो रियासत की रिट तो आपको मेंटेन करनी होगी ना। आपकी बात बिल्कुल सही हो हुसैन, लेकिन जो मुल्क बहुत ही पसमानदगी में हो ना, हम उनकी तो बातें करते हैं, जो तरक्की याफ्ता है उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं, जैसा कि हमने भी पहले की थी। जब मुहर्रम के दिनों में हमने नेट बंद कर दिया, वो आप किसी की जान और माल की हिफाजत के लिए तो करते हैं, लेकिन दानिस्ता तौर पर करना ना, मईशत को धचका लगता है। हम जब ओवरऑल मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करें तो नौजवान सबसे ज़्यादा मायूसी का शिकार नजर आता है, और वो ये सोचता है कि उसको कोई भी तरीका मिले वो मुल्क से बाहर चला जाए। अगर आपने पिछले 1.5-2 सालों में देखा होगा तो 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब लोग पाकिस्तान से चले। अच्छा, मुझे अर्ज करने दें,
देखें आप, हम लोग ना इसको नेगेटिव ले रहे होते हैं। भाई साहब किस चीज़ का ब्रेन ड्रेन, एक हमने फलसफा सा बनाया हुआ है जी ब्रेन, भाई जाने दे लोगों को। एक लफ्ज आ गया ना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नहीं जी, कोई नहीं हो रहा भाई, आप लोगों को जाने दें। यहाँ से आपके पास इस वक्त जो 35 बिलियन डॉलर के रिमिटेंस आ रहे हैं, हाँ। वो कौन भेज रहा है? हाँ। वो यही लोग भेज रहे हैं ना। तो खुदारा ये आप ये कहाँ से लाए हैं कि ब्रेन, भाई दुनिया में जाएं, सारी दुनिया में आपको इंडियन मिल रहे हैं, सारी दुनिया में आपको जितने इंडियन है उतना तो कहीं पे कोई नहीं होगा, तो पूरी दुनिया तो में। वो तो नहीं रो रहे हैं। हाँ। हमें बड़ा इस बात का जो है वो नेगेटिव, एक पार्टी है जो इसको ये नेगेटिव इमेज बिल्डिंग कर रही है कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है लोग। तो भाई जाने देना, आपको क्या प्रॉब्लम है? जब जाने आपका तो दे रहे हैं ना, हाँ रोक नहीं रहे वो। हाँ जाओ। तो इसमें रो क्यों रहे? हाँ। ये खुश हो जाएं भाई, लोग जाएं बाहर जाके पैसे लेकिन कमाएं। ना, मुझे एक बात बताएं, क्यों जा रहे हैं? वो अपने पैसे मुल्क में कमाने, सब चीजें नहीं आपके मिल लिए रही पैसे ना। कमाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, अपने मुल्क में ना सिक्योरिटी मिल रही कोई ना नहीं, चीजें ऐसा मिल कुछ रही। नहीं है, सब कुछ है। क्या चाइनीज को मुल्क में सिक्योरिटी नहीं मिल रही? लेकिन मगर फिर भी हादसा तो फिर भी हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, तब देखे ना, वो जो नहीं, हमला हुआ वो चाइनीज तो हुआ। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में चाइनीज जा रहे हैं भाई साहब। तो क्या चाइनीज को अपने घर में वो क्यों नहीं रो रहे? आपका पड़ोसी मुल्क है, उसके वो 200 बिलियन डॉलर अपने रेमिटेंस लाता है। हाँ। तो आप क्यों नहीं ला रहे? आपके पास 65% एनर्जेटिक यूथ है, उसमें डॉक्टर है, उसमें इंजीनियर है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारे लड़के लेकिन यहाँ से मेरा सवाल ये नहीं है, अब पूरी क्रीम आपकी पढ़ी लिखी क्रीम और आपकी स्किल्ड जाने दे भाई, जा रही है। जाने दे। हम अपने मुल्क में दूसरा बच्चा क्यों नहीं हम बराबर कर रहे हैं? हम क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं सर्व हो रहा? हमें तकलीफ तो है। कोई मौत नहीं आ रही यहाँ पे, मौत तो आ रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप इन पढ़े लिखे लोगों को जाने दें, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाएं भाई, ये क्यों नहीं देख आज रहे मैं आपको हैं? बड़े मजे की बात बताती हूँ। एक सर्वे आया, मैं अभी किसी से बात कर रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी पोजीशन की एक जॉब रिक्वायर्ड थी। उस जॉब के लिए बंदा नहीं मिल रहा। बंदा, मैं आपको बताऊं, ढूंढ के थक गए। उन्होंने दोबारा से उसका एड लगाया, बहुत बड़ी पोजीशन की जॉब थी और सेंस से चाहिए था, वो बंदा नहीं मिल रहा उन्हें, फिर उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को भी है, वो भी इंडिया से बंदा मंगा रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप ये जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है ना कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हम मर गए, हम तबाह अच्छा, हो गए, आपके ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है? हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको पैसे कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं, वहीं से आते हैं। 35 बिलियन डॉलर के आपको रिमिटेंस आते हैं। तो भाई इसको 200 बिलियन डॉलर पे ले जाएं और ये लोग वहां से कमा के ले आएं। और क्या बात आपने बहुत आला की है, लेकिन इसी तरह से उनको हक भी दिया जाए वोट का, प्रॉपर वोट का हक दिया जाए। उनको ये नहीं है, उनको इस मईशत में और इनको इस मुल्क की तरक्की में उनको हिस्सा डाले। एग्जैक्टली। और ये जो लोग गलत इलीगल तरीके से जाते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को चाहिए, ओवरसीज मिनिस्ट्री को चाहिए कि इसको सीरियसली देखें। पाकिस्तान के दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, इतनी सारी जॉब एम्प्लॉयमेंट। अभी मैं सऊदी अरब में गया, मुझे वहाँ पे काउंसल जनरल का मैंने इंटरव्यू भी किया। उसने कहा भाई हमारे पास यहाँ पे 30 लाख लोगों की ज़रूरत है, हम दुनिया से मंगा रहे हैं, जो वो सिटी एक बना रहे हैं, नियॉन सिटी जो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानियों को इन्वाइट करते हैं, वो आएँ और यहाँ पे पैसे कमाएं और इलीगल तरीके से ना आए, लीगल तरीके से आए और लीगल तरीके से तो इसमें बहुत स्ट्रांग लोग इस बात को क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो हमारी जिस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी है, उसका स्प्रेड होना जरूरी है। सर देखें, आपके पास 2 पड़ोसी ममालिक है ना, चाइना का मिसाल ले लें, इंडिया, वो ले भेज रहे ना, क्योंकि चाइना आबादी में सबसे बड़ा, इंडिया की भरपूर आबादी, पाकिस्तान में भी आबादी है। अच्छा, जितना जाए, आप जितना आगे तक जाए उतना ज्यादा बेहतर है। पड़ोसी मुल्क दुबई में भी चले जाएं, ठीक है सर, आपको सारा कुछ वहाँ पे बाहर के ममालिक के लोग मिल रहे होते हैं, तो वो तो खुश है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को रादर देन कि हम नेगेटिवली बोलें कि हमारे लोग जा रहे हैं, हमें इसको पॉजिटिवली लें और हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। और हमारी जो एम्बेसीज हैं वो मेहरबानी करके वो बादशाह सलामत मत बने, जो दुनिया में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, बादशाह सलामत ना बने, अच्छी बात करें, अच्छी चीज़ पहुंचाएं। मैं ये चाहूँगी सियासी हवाले से आप 2025 को कैसा देख रहे हैं, जरा हमारे नाज़रीन को एक मैसेज तो दें। देखिए जी, बात ये है ना कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब लोगों को चाहिए
कि जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए सोचें, किसी भी चक्कर में नहीं आए कि जो जेल में पड़े हुए हैं और उनके लिए कोई आप अपनी जान पे खेलें। नहीं, आप अपने आप को स्ट्रेंथन बनाएं। आप क्यों हैं इसके पीछे के मियाँ दे नारे बजणगे, कल भी भुट्टो जिंदा था और आएगा फलां। भाई आप क्यों नहीं बन रहे लीडर? आप खुद अपने आप को, जो आप इस मुल्क के नौजवान हैं, वो अपने आप को खुद लीडर बनाएं, दुनिया की मिसालें उठाएं। और 2025 में समझता हूँ पाकिस्तान के लिए गोल्डन एरा का साल शुरू हुआ है। हमारी इकानमी बेहतरी हुई है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका तजिया बहुत मज़े का होता है और वाकई दिल को लगता है उस तजिए की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल तो कर रहा होता है कि और बहुत सारी बातें करें, वक्त की कमी के सबब और बहुत सारी बातें कर नहीं सकते। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। लेकिन साथ ही साथ मैं नाज़रीन, अपने नाज़रीन को बात बताती चलूँ कि साल कोई भी हो, आपकी अपनी तरक्की बड़ी ज़रूरी है। आप अपनी ज़ाती तौर पर अपने आप को, हम कहते हैं ना कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन हिदायत अपने लिए नहीं मांगते। तो हिदायत और तरक्की का दारोमदार और जिम्मेदार अपने आप को बनाएं। तो जनाब, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान